हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नवीन मिश्रा। आज की वीडियो में मैं एम सी एस 023 डेटाबेस का क्वेश्चन पेपर है, इग्नू BCA का, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ये फर्स्ट पार्ट होगा वीडियो का। इस पार्ट में मैं Q1 एंड Q2 के सोल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट पार्ट मैं कल तक अपलोड कर दूंगा, बिकॉज मुझे पता है मैं स्केड्यूल से थोड़ा पीछे चल रहा हूँ। बट कल आपको शायद इसी टाइम के अराउंड सेम टाइम पे आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी अवेलेबल करवा दूंगा। तो वीडियो पर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट किया कीजिए। ये यूट्यूब का मेरा चैनल है, इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स, क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या अपकमिंग वीडियोज़ के बारे में बताता रहता हूँ। ठीक है, अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। क्वेश्चन पेपर में क्या था, MCS 023 का जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, ये बहुत लेंथी होता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, तो टारगेट दोज क्वेश्चंस विच यू नो इन एडवांस, एंड Q1 तो आप छोड़ नहीं सकते, तो Q1 पहले अटैम्प्ट कर लिया करो। ठीक है ना। तो Q1 के इसके 5-5 नंबर्स के ही क्वेश्चंस होते हैं, 8 क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत लेंथी चले जाते हैं। इस पेपर में उसने मेनली डिफरेंसेस ही पूछे हैं ज़्यादातर। सबसे पहले हम अब बात करते हैं अपनी ये पहला क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि भैया ये क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होती है, BCNF क्या है, उसके बारे में पूछा है उसने। ठीक है ना। तो उसने ये पूछा है कि भाई कोई भी रिलेशन जो BCNF में है वो 3NF में है, यानी जो BCNF है वो 3NF होगा, लेकिन 3NF वाला BCNF में नहीं होगा। इसको सपोर्ट करने के लिए एक एग्जांपल दो। तो मेनली इसके लिए आपको 3NF और BCNF का डेफिनेशंस पता होना जरूरी है। तो ये चीज़ है हमारी, ये डेफिनेशन आप पेपर में जरूर लिखते पहले। 3NF क्या होता है, कहता है कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हो ही हो और कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होना हो। तो जैसे पहले अननॉर्मलाइज्ड आता है, उसके बाद 1NF आती है, उसके बाद 2NF आती है, उसके बाद 3NF आती है, एंड सो ऑन। इसमें एटॉमिक वैल्यूज़ को हम रिमूव करते हैं, एटॉमिक वैल्यूज़ में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना। इसमें हम FD और FFD के कंसेप्ट को कंसिडर करते हैं। 3NF के अंदर आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का भी डेफिनेशन दे सकते थे कि अगर आपका ये x है और ये आपका y है, ये डिटर्मिनेंट कहलाता है, ये डिटर्मिनेंट कहलाता है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट देयर मस्ट बी एग्जैक्टली वन वैल्यू इन y। फिर आगे y जो है y रिलेट कर रहा है z से, तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कंसिडर की जाती है। BCNF एक स्ट्रॉन्गर डेफिनेशन होता है 3NF का। 3NF 1 और 2 का रेफरेंस लेता है। अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँचे हो तो आप सीधा 1NF से 3NF पे या अननॉर्मलाइज से 3NF पे नहीं पहुँच सकते। लेकिन जो BCNF है वो इस तरीके की कोई रेफरेंस नहीं लेता। ठीक है ना। वो डायरेक्ट रिलेशन में कंसिडर किया जा सकता है। इसमें बस एक कैंडिडेट की का कंसेप्ट आ जाता है कि हर एक जो डिटर्मिनेंट होगा आपका, जो डिटर्मिनेंट होगा वो एक कैंडिडेट की होनी चाहिए। कैंडिडेट कीज क्या होती हैं, वो कॉलम्स जो प्राइमरी की बन सकती हैं उनको आप कैंडिडेट्स की बोलते हैं। BCNF के लिए आपको किसी भी तरीके की कोई और नॉर्मल फॉर्म की रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं होती। तो ये आप 3NF और BCNF का पहले डेफिनेशन दे सकते थे। अब आपको उसने जस्टिफाई बोला था एग्जाम्पल के थ्रू, तो हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं। यानी कि मान लीजिए हमारे पास 3 टेबल बने पड़े हैं, 3 रिलेशन है ABC। A B को रिलेट करता है, B C को रिलेट करता है। तो पहले चेक करता है कि 3NF है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करेंगे। तो A डिटर्मन कर रहा है B को, तो A सुपर की हो गई, तो भाई 3NF सेटिस्फाई करता है। B एरो C, B सुपर की नहीं है क्योंकि B यहाँ पे डिटर्मिनेंट का काम कर रहा है, डिटर्मिनेंट का काम कर रहा है, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट का काम कर रहा है। ठीक है ना। तो ये सुपर की नहीं है। लेकिन जो C है वो प्राइम एट्रीब्यूट है क्योंकि ये कैंडिडेट की का पार्ट बनता है। ठीक है ना। सो दिस डिपेंडेंसी आल्सो सेटिस्फाई 3NF, तो ये 3NF में है क्योंकि फंक्शनल डिपेंडेंसीज दोनों सेटिस्फाई कर गया। तो आपका जो गिवन रिलेशन आ रहा है वो 3NF में कंसिडर किया जाता है। अब चेक करें कि 3NF वाला BCNF में है कि नहीं है। तो अगेन A सुपर की है तो ये डिपेंडेंसी सेटिस्फाई करती है, लेकिन B खुद देखिए, ये B 3 बार लिखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा, ये एक बार ही B है। B एक सुपर की नहीं है, इसलिए ये डिपेंडेंसी सेटिस्फाई नहीं करती। सिंस नॉट ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसी सेटिस्फाई BCNF, द रिलेशन R इज नॉट इन BCNF। तो ये जो रिलेशन है ये 3NF में तो है लेकिन BCNF में नहीं है। ठीक है ना। तो 3NF वाले जरूरी नहीं है BCNF में हो ही हों, लेकिन BCNF वाले हमेशा 3NF में होंगे ही होंगे। तो ये हमने लिख दिया, दिस एग्जांपल डेमोंस्ट्रेट रिलेशन इज नॉट नेसेसरी इन BCNF, देयर बाय जस्टिफाइंग द स्टेटमेंट। ओके, तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर था। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन कंपैरिजन था, डिफरेंस था।
कहता है ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल्स और रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल्स को डिफरेंशिएट करके दो मुझे। तो यार देखो, जो थियोरेटिकली हम पढ़ते हैं, एक डिफरेंस किया होगा हमने हायरार्किकल का, नेटवर्क का, रिलेशनल का, ठीक है ना। जो हम थियोरेटिकल करते हैं वो आपके ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल में एज यू कैन सी ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स को फॉलो करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे इनहेरिटेंस होगी, ठीक है ना, रिलेशनशिप्स होंगी, कॉम्पोजिशंस होंगी। तो जो भी आपके ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल्स होते हैं वो इन रिलेशंस को सपोर्ट करते हैं। रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल्स में ऐसा नहीं होता, इसमें रिकॉर्ड्स होती हैं, प्राइमरी की और फॉरेन की इसके रिलेशन बने होते हैं, जॉइंस लगे होते हैं। क्वेरी लैंग्वेज, अगर आप ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल से कोई डेटा उठाना चाहते हो तो आपको ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल्स जो डेटाबेस होता है उसके लिए SQL क्वेरी का इस्तेमाल किया जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें अगर, तो इसमें काफ़ी फालतू के ओवरहेड होते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करना पड़ता है, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस लार्ज डाटा सेट्स के लिए बहुत अच्छी होती है रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल्स की, ठीक है ना। हाई फ्लेक्सिबिलिटी, अब ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना, चेंजेस इन डाटा स्ट्रक्चर को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ये इतना नहीं होते, स्कीमास के बेस पे डिसीजन लिया जाता है, तो ये फ्लेक्सिबल इतने अच्छे नहीं है, मॉडरेट हैं। स्केलेबल, स्केलेबल मतलब है कि अगर बढ़ाना पड़ जाए, स्केलेबिलिटी इसकी मुश्किल है। अगर ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल को बाद में आपको बढ़ाना पड़े, इसको इंक्रीमेंट करना पड़े, तो ये थोड़ा तंग करेंगे आपको ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल। जबकि रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल आसानी से कन्वर्ट किए जा सकते हैं आपके बड़े लेवल पे, हाई स्केल पे। मैंने डिफरेंस थोड़े ज़्यादा लिख दिए हैं, आपको जरूरी नहीं सारे ही लिखने हैं, लेकिन आप फिर भी जितने याद हो जाए उतने अच्छे हैं। तो इसमें एट्रीब्यूट्स और मेथड्स की इनकैप्सुलेशंस होती हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, टेबल्स की फॉर्म में डेटा रखा जाता होता। तो सीधी बात है यार, जैसे आप टेबल बना के डेटा रख रहे हो, है ना, तो ये आपका रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल है। अगर आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बेस पे काम कर रहे हो कि ये मेरी क्लास है, इस क्लास के अंदर ये ऑब्जेक्ट बने पड़े हैं, तो ये ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल्स है। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल में एट्रीब्यूट्स भी होंगे, मेथड्स भी होंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसको डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म भी समझना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, नॉर्मलाइजेशन एक कंसेप्ट इंक्लूड किया दिया जाता है। इसका स्कीमा भी फ्लेक्सिबल होता है, इनहेरिटेंस और कम्प्लेक्स डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। इसका स्कीमा फिक्स्ड होता है, जो आप टेबल का स्ट्रक्चर बना दोगे उसी को फॉलो करेगा, चेंज नहीं किया जा सकता। इनकैप्सुलेशन इसमें होती है, ग्रुपिंग ऑफ मेंबर वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शंस हो सकती है, ऐसा कोई कंसेप्ट इसमें नहीं होता। डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, चेंजेस करने के लिए ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लास के मेथड्स को कॉल करते हैं, लेकिन SQL जो होती है CRUD ऑपरेशंस को यूज़ करती है, दैट इज क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। इनकी मदद से आपके रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल्स को परफॉर्म किया जाता होता है। तो इसी के साथ आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, जो कि था 5 मार्क्स का। अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक था डर्टी रीड प्रॉब्लम क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करो एक एग्जाम्पल की मदद से। तो डर्टी रीड प्रॉब्लम को समझते हैं। डर्टी रीड क्या होता है कि जैसे यार ये एक कोई मान लो रिसोर्स है, इस रिसोर्स पे कोई एक ट्रांजैक्शन को चेंजेस कर रही है। जब चेंजेस उसने अभी लिखे ही थे लेकिन फाइनल नहीं किए थे, इतने में T2 उन रिकॉर्ड्स को ले लेती है और उसमें काम करना शुरू कर देती है। बाद में ये ट्रांजैक्शन जो है ये रोल बैक कर जाती है कि नहीं, मैं जो चेंजेस कर रही हूँ उसको कैंसिल कर रही हूँ। अब क्योंकि जो रोल बैक कर गया ये T1, तो T2 ने तो गलत रीड कर लिया है ना, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि ये रोल बैक कर चुका है। यही डर्टी रीड होता है। तो डर्टी रीड प्रॉब्लम का डेफिनेशन, कि जब ट्रांजैक्शन ऐसा डाटा रीड करती है जो कि दूसरी ट्रांजैक्शन ने रिटर्न किया था, जो भी कमिट नहीं हुआ था। इसने अभी कमिट नहीं किया था, कमिट करने से पहले ये रोल बैक कर गई, इसलिए ये प्रॉब्लम होगी। वही बताया हुआ कि अगर एक ट्रांजैक्शन जहां से आपने डाटा उठाया अगर वो रोल बैक कर जाएगी, तो जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन डाटा रीड किया था वो गलत माना जाएगा। इसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी और इनकरेक्ट रिजल्ट आ जाते हैं। सोल्यूशन वैसे उसने पूछे नहीं थे, बट फिर भी मैंने बता दिए हैं, आप 3-4 पॉइंट लिख सकते हो। कहता है कि आइसोलेशन लेवल्स अच्छे रखो, ठीक है ना, डर्टी रीड अलाउ कर दो लोएस्ट लेवल पे, डर्टी रीड्स बाय इंश्योरिंग रीड कमिटेड रखो, रिपीटेबल रीड रखो, सीरियलाइजेबल रखो, एक सीरियल में ट्रांजेक्शन्स को चलाओ। सीरियलाइजेबल का मतलब ये होता है। तो ये आप इन कंसेप्ट्स को कंसिडर करके डर्टी रीड प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते थे, लेकिन उसने ये पूछा नहीं था आपको। आप इसके 2 पॉइंट लिख सकते थे, मेन उसने पूछा था इसको समझाओ जरा डर्टी रीड प्रॉब्लम को एग्जांपल से। तो एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक मेरा बैंक अकाउंट है, रिसोर्स, जिसको मैं रिसोर्स कहता हूँ। अकाउंट ए है जिसके अंदर $2000 पड़े हुए हैं। मैं इस पर 2 ट्रांजेक्शन रन करता हूँ। एक ट्रांजेक्शन है T1 जो क्या करती है, इसके अंदर $200 डिपॉजिट कर देती है, और एक ट्रांजेक्शन चलती है T2 जो इसमें से $1000 निकाल रही है, ठीक है ना। तो होना क्या चाहिए, पहले $2000 चले, इसके अंदर $200 ऐड किए गए, तो ये हो गया 2200। फिर इस 2200 को रीड करेगी T1 जो इसमें से -1000 करेगी, तो इन दैट मेरा बैलेंस आना चाहिए 1200, ठीक है ना। अब देखते हैं जरा कि डर्टी रीड कहाँ पे होगा।
तो यही प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो किया गया, आप पेपर में भी ऐसे बना सकते थे। तो ए रिसोर्स को T1 ने रीड किया, उसमें 200 ऐड किया, ए का बैलेंस होगा 2200। अभी ये कमिट नहीं हुई थी यहाँ पे, क्योंकि कमिट नहीं हुई थी तो T2 इतने में चल पड़ी। T2 ने ये वैल्यू रीड किया 2200 में से 1000 निकाले और इसका बैलेंस आ गया 1200। बाद में ये क्या कहती है, ये कहती है रोल बैक कर लो, क्योंकि रोल बैक कर लो यानी कि ये रोल बैक करके मतलब यहाँ पे आ जाओ, वापस रोल बैक करके वैल्यू 2000 कर दो, जो मैंने 2200 की थी वो वापस -200 कर दो। तो ऐसे केस में यहाँ पे बैलेंस गलत आ गया ना, क्योंकि इसने गलत ही वैल्यू रीड कर ली थी। तो यही आपका डर्टी रीड होता है। यहाँ पे लिख दिया है, समझा दिया कि क्योंकि T1 रोल बैक कर जाती है चेंजेस को, ठीक है ना, और इस चेंजेस के बारे में T2 को पता नहीं होता, तो T2 ने जो भी रीड किया है वो इनवैलिड है, इसको डर्टी रीड कहते होते हैं। इसका सोल्यूशन क्या था, T2 को वेट करना चाहिए था कि जब ये कमिट कर ले अपनी ट्रांजैक्शन तभी देखे कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या है। क्योंकि इसने अभी कमिट नहीं किया था, ये पहले ही डेटा उठा के ले गई, इसलिए डर्टी रीड का प्रॉब्लम आया है। तो ये आपकी डर्टी रीड प्रॉब्लम की एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ लग गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था BSTs क्या होते हैं और क्या ये इंडेक्सिंग पर्पस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। अब BSTs क्या होते हैं, ये थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर्स का पार्ट है। BST क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री। जैसे मेरे पास ये कुछ वैल्यूज है 5 7 2 4। अगर मैं इसका BST बनाऊंगा तो पहली वैल्यू को मैं रूट बना दूंगा। अब इससे बड़े एलिमेंट मैं राइट में लेके जाऊंगा, इससे छोटे एलिमेंट मैं लेफ्ट में लेके जाऊंगा। तो राइट में गया 7 क्योंकि बड़ा था तो यहाँ पे मैंने 7 प्लेस कर दिया। 2 छोटा था तो इस तरफ गया, फिर 4 आया, 5 से जो 4 था वो छोटा था तो इस तरफ मूव करेंगे, 2 से बड़ा था 4 तो इस तरफ मूव करेंगे और यहाँ पे 4 को रख देंगे। तो ये जो बना है ये आपका BST होता है। फिर वो कहता है कि क्या BST इंडेक्सिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। इंडेक्सिंग क्या होती है, जब आपका डेटा पड़ा होता है बहुत सारा, ठीक है ना, तो किस लोकेशन पे क्या डेटा पड़ा है इसको मैनेज करने के लिए हम एक इंडेक्स बनाते हैं। कहता है कि इंडेक्सिंग बनाते हुए हम BST का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं जरा इसका क्या आंसर था। तो क्या है, कहता हाँ BST अगर आप बना रहे हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो इंडेक्सिंग के लिए, लेकिन ये इतने ज़्यादा कामयाब नहीं है, इतने ऑप्टिमल चॉइस नहीं है। इसकी जगह पे आप B-ट्रीज को यूज़ कर सकते थे। BST जो है वो इंडेक्सिंग तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी एफिशिएंसी डिपेंड करेगी कि आपका बैलेंस स्ट्रक्चर क्या है, कितने बैलेंस्ड एंट्रीज। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, डेटाबेस प्रेफर करते हैं B-ट्रीज या B+ ट्रीज को इंडेक्सिंग करने के लिए। क्यों, क्योंकि वो गारंटीड बैलेंस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, डिस्क IO ऑपरेशंस अच्छे प्रोवाइड करते हैं, बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। अगर आप BST यूज़ करते हो तो आपको फ़ायदा क्या होगा, फिर भी ज़बरदस्ती मैं कह रहा हूँ B+ ट्री यूज़ करो या B-ट्री यूज़ करो, फिर भी आप BST यूज़ करते हो तो फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि आपका ऑर्डर प्रिजर्व रहेगा, क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में रहता है। डायनामिक ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, इसकी एवरेज टाइम कम्प्लेक्सिटी आपके इंसर्ट अपडेट डिलीट की O log n रहेगी, और ये बहुत सिंपल रहेगा, इंप्लीमेंटेशन इसका बहुत आसान रहेगा। लेकिन इसका नुकसान क्या है, अगर आप इसकी इंडेक्सिंग करते हो तो नुकसान क्या है, नुकसान है बैलेंसिंग का इशू हो जाएगा, ठीक है ना, बैलेंस इश्यूज आ जाएंगे। कहता है एक स्टैंडर्ड BST कोई गारंटी नहीं देता कि आपका बैलेंस बना रहेगा नहीं। अगर वर्स्ट केस सिनारियो हो गया, वर्स्ट केस सिनारियो मतलब कि अगर आपका ट्री एक तरफ जा रहा है, ठीक है ना, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी सर्च इंसर्ट डिलीट की बढ़ के ON हो जाएगी, जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड किए जाएंगे। ये बैलेंस खराब कर देगी, लार्ज डाटा सेट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। फिर आ गया मेमोरी ओवरहेड। BST में क्या होता है कि आपको लेफ्ट और राइट नोड के पॉइंटर्स को सेव करके रखना होता है, जिसकी वजह से आपका मेमोरी ओवरहेड बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अदर ट्री स्ट्रक्चर्स इसको ऑप्टिमाइज कर लेते होते हैं, और बैलेंस मेंटेन करने में भी कम्प्लेक्सिटीज आएंगी। BSTs में अगर आपने BST बनाया है, अब आप कहोगे BST को हम बैलेंस कर तो सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि सर AVL ट्रीज होते हैं, ठीक है ना, रेड ब्लैक ट्रीज होते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ये एक्स्ट्रा कम्प्लेक्सिटी ऐड कर देंगे ना, तो BSTs को यूज़ करना प्रेफर्ड नहीं है। हाँ करने को कर सकते हो एज अ इंडेक्सिंग, लेकिन यूज़ नहीं किया जाता होता। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर था, फोर्थ क्वेश्चन का D का, कि बाइनरी सर्च ट्री को क्या करना चाहिए। अब इसी के रिलेटेड अगला क्वेश्चन, B-ट्री और BST का कहते हैं आप डिफरेंस बता दो। अगर वो इंडेक्सेस करते हैं तो इसके डिफरेंस की तरफ आते हैं। तो अगेन BST समझा चुका हूँ। B-ट्रीज क्या होते हैं, B-ट्रीज बैलेंस ट्रीज होते हैं, ये जैसे मल्टीपल नोड्स को हैंडल करके चलते होते हैं, एक रेंज को हैंडल करके चलते हैं। तो B-ट्री इंडेक्सेस क्या है, कहता है मल्टी लेवल बैलेंस ट्रीज होते हैं जिसमें मल्टीपल चिल्ड्रंस हो सकते हैं। बाइनरी सर्च ट्री में एक नोड के सिर्फ लेफ्ट और राइट ही हो सकते हैं, लेकिन B-ट्रीज में ऐसा नहीं होता, मल्टीपल चिल्ड्रंस हो सकते हैं। तो ये मल्टी लेवल बैलेंस ट्रीज होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, सिर्फ 2 चिल्ड्रन ही हो सकते हैं। हर एक नोड मल्टीपल कीज रख सकता है, जैसे
आपने क्या किया, इसके ये नोड बनाए हुए हैं ना, ये नोड मल्टीपल कीज रख सकता है, ये नोड मल्टीपल कीज रख सकता है, ये नोड मल्टीपल कीज रख सकता होता है, ठीक है ना। तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही की हो सकती है और 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती। अब ऑब्वियसली यार, आप इसकी रेंज बढ़ गई है तो ये ज़्यादा नोड्स रख सकता है, तो इसका लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन इनकी हाइट बहुत लंबी चली जाती होती है, ठीक है ना, ON तक चली जा सकती है वर्स्ट केस सिनेरियो पे। ये हमेशा बैलेंस रहेंगे और सारे लीफ नोड सेम लेवल पे रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती BST की। परफॉर्मेंस, अगर आप इसमें सर्च इंसर्ट डिलीट के ऑपरेशंस कराएंगे तो ऑन एन एवरेज ये बिग ओ नोटेशन की टाइम कॉम्प्लेक्स लेगा O log n। ये जनरली लेगा तो O log n ही, लेकिन बैलेंस BST के लिए अगर आपका ट्री अनबैलेंस हो गया तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ के ON हो जाएगी। रेंज क्वेरीज, एफिशिएंट रेंज क्वेरीज ड्यू टू डेंस एंड सॉर्टेड नोड स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। क्वेरीज अच्छे से चला सकता है क्योंकि भाई डेंस स्ट्रक्चर है, इसलिए ये इतना एफिशिएंट नहीं है डेंस क्वेरीज के लिए। तो इसका डिफरेंस अभी और आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा याद नहीं करना, 5 पॉइंट भी लिख दोगे मोर देन इनफ है, लेकिन हम समझ ज़्यादा लेंगे, ठीक है, ताकि आपको पेपर में जितने याद रहें आप उतने लिख लेना। इंसर्ट डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, O log n कम्प्लेक्सिटी हो जाती है क्योंकि आपको स्प्लिटिंग और मर्जिंग करनी पड़ सकती है। बैलेंस BT में ON कम्प्लेक्सिटी ही होती है क्योंकि आपको नीचे नीचे जाना पड़ेगा। मेमोरी ओवरहेड इसका कम होता है, इसका ज़्यादा होता है। इम्प्लीमेंटेशन कम्प्लेक्सिटी, इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा आसान है। तो ये आपके बी ट्रीज और BSTs इंडेक्सेस के डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना। इसके साथ आपका क्वेश्चन खत्म होता है। अब बात करते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होती है, इस पर फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। बेसिकली ये 3 लेवल आर्किटेक्चर को बिलोंग करता है। 3 लेवल आर्किटेक्चर होता है ना आपका, जिसके अंदर 3 लेवल होते हैं, एक होता है इंटरनल लेवल, एक होता है कंसेप्चुअल लेवल और एक होता है एक्सटर्नल लेवल, ठीक है ना। अब लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या होती है कि कंसेप्चुअल लेवल, और ये इस तरीके से मेंटेन होनी चाहिए कि अगर मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करूं तो बाकी स्ट्रक्चर्स पे इफेक्ट ना पड़े। तो लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, इसका मतलब क्या है, एबिलिटी टू चेंज द कंसेप्चुअल स्कीमा, इसको चेंज कर सको विदाउट अल्टरिंग द एक्सटर्नल स्कीमास, इसको छेड़ना ना पड़े। और इसका क्या है, इंटरनल स्कीमा को आप चेंज कर सको विदाउट अफेक्टिंग द कंसेप्चुअल स्कीमा। तो इंटरनल और कंसेप्चुअल स्कीमा के बीच में जो होती है वो होती है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, और कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल लेवल के बीच में जो होती है वो होती है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। तो इसको कंसेप्चुअल स्कीमा को अफेक्ट करता है, ये इंटरनल स्कीमा को अफेक्ट करता है। ये डेटा को चेंज करता है, यूजर कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको चेंज नहीं करता। ये डेटा को इंटरेक्ट करता है लेकिन लॉजिकल व्यू और कंसेप्चुअल व्यू को अपडेट नहीं करता। कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं इसमें, जैसे आप कोई नई एंटिटी ऐड कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हो, रिलेशनशिप ऐड कर रहे हो, इसमें क्या होता है, फाइल स्टोरेज स्ट्रक्चर अपडेट कर रहे हो, इंडेक्सेस बना रहे हो, तो ये फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में आता है। इस तरीके की इंडिपेंडेंस को अचीव करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसको आसान होता है अचीव करना, यानी इंप्लीमेंट करना आसान होता है। इसका जो प्राइमरी फोकस होता है वो स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पे होता है, और इसका प्राइमरी फोकस परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी पे होता है। इसके मुझे ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं मिले, वैसे भी 5 डिफरेंसेस बहुत है 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए, हमने फिर भी यहाँ पे 6 डिफरेंसेस कर लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था कि भाई डेटा सिक्योरिटी क्या है, डेटा इंटीग्रिटी क्या है, इसके डायग्राम के थ्रू इसका रिलेशनशिप बताओ हमें। तो डेटा सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। डेटा सिक्योरिटी क्या होता है, कहता है DBMS को कंट्रोल करने के लिए हम डेटा सिक्योरिटी लगाते हैं। इससे CIA टर्म्स होती हैं, CIA, C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I फॉर इंटीग्रिटी एंड A फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। तो डेटा सिक्योरिटी इन चीज़ों को ध्यान देता है। इसका मेन फोकस होता है डेटा को प्रोटेक्ट करना, किससे, कोई अनऑथराइज एक्सेस ना हो सके। अनऑथराइज एक्सेस का मतलब क्या है, आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट को एक्सेस है डेटा यूज करने का, 2 को किसी कारणों से नहीं दिया गया है, तो ये 2 किसी तरीके से ये डेटा एक्सेस ना कर पाए तो इसको रोकेगा। ब्रीचेज कोई और तरीके से प्रॉब्लम हो गई या कोई भी साइबर थ्रेट हो उसको कवर करके चलता है। इसके अंदर ऑथेंटिकेशन का ध्यान रखा जाता है, ऑथराइजेशंस का, इंक्रिप्शंस लगती हैं, असेस कंट्रोल्स बनते हैं, ऑडिटिंग का ध्यान रखा जाता है, तो ये डेटा सिक्योरिटी होता है। डेटा सिक्योरिटी का मतलब जो डेटा है इसको प्रोटेक्ट किया जाए कई तरीकों से। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि जो डेटा पड़ा है वो एक्यूरेट होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। तो एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी, इन सब चीज़ों का ध्यान देता है डेटा इंटीग्रिटी। इसका मेन ध्यान होता है कि डेटा भाई सही पड़ा होना चाहिए और कोई गलती से कोई डाटा करप्ट ना हो जाए, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, उसका ध्यान रखता है। इसके अंदर डाटा की वैलिडेशंस की जाती हैं, चेकसम्स लगाए जाते हैं, रिडंडेंसी तो नहीं हो रही, 2-3 जगहों पे डाटा तो नहीं जा रहा, तो उसका ध्यान रखा जाता है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का ध्यान रखा जाता है। तो मैंने डेटा सिक्योरिटी और डेटा इंटीग्रिटी का छोटा सा एक
डेफिनेशन लिख दिया इन दोनों में। रिलेशनशिप क्या होता है, कहता है ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर डेटा सिक्योरिटी आपकी अच्छी है, इससे आपकी डाटा इंटीग्रिटी भी बनी रहेगी, और अगर डेटा इंटीग्रिटी बनी हुई है तो इससे आपका क्या रहेगा, एक्यूरेट और रिलायबल डाटा रहेगा, जिसकी वजह से आपकी सिक्योरिटी मेजर्स भी अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे। तो रिलेशनशिप ये इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर डाटा सिक्योरिटी अच्छी चल रही है तो डाटा इंटीग्रिटी भी अच्छी चलेगी, अगर डेटा इंटीग्रिटी आपने अच्छे से करी है तो आपकी डाटा सिक्योरिटी भी अच्छे से रहेगी। लेकिन इसमें आपको उसने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने को बोला था। तो ये डायग्राम और ये नोट मैंने आपकी जो आपको बुक मिलती है एमसी की बीसीए वाले बच्चों को, उनमें से उठाया है। तो उसने क्या कहता है, वही चीज़ कहता है, डेटाबेस का सिक्योरिटी का मेन मकसद होता है एसेस का ध्यान रखना, इंटीग्रिटी का ध्यान होता है कि कोई एविडेंस या एक्सीडेंटल लॉस ऑफ डेटा तो नहीं हो रहा। तो इसने सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी का एक छोटा सा डेफिनेशन लिख दिया, ठीक है ना। कहता कि सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के बीच में बहुत थिन सी लेयर होती है, कब कहाँ से स्विच कर गया पता नहीं चलता। तो देखो, कोई यूज़र आया, यूज़र ने इन्फॉर्मेशन मॉडिफिकेशन की, तो चेक किया जाता है कोई सिक्योरिटी वायलेशन तो नहीं हुई, कोई गलत बंदे ने आके तो नहीं डाटा उठाया, और गलत हुई है, अनऑथराइज मॉडिफिकेशन है या ऑथराइज मॉडिफिकेशन है, इसका ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि अगर ऑथराइज है तो मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। करेक्ट यूजली डजेंट एग्जिस्ट, ठीक है ना। इनएडवांटेज इनकरेक्ट, थोड़ा सा गलत है, बिल्कुल गलत है, कितना गलत है, मलिशियसली इनकरेक्ट है, करेक्ट है। अब इनको चेक करने के लिए क्या यूज हो जाएगा, इंटीग्रिटी। तो ये इंटीग्रिटी वायलेशंस होंगी अगर इनमें से ऐसा कुछ होगा तो, और अगर ये चीज़ होगा तो इसका मतलब कोई इंटीग्रिटी वायलेशन नहीं है। तो जो आपकी सिक्योरिटी है वो कब इंटीग्रिटी में कन्वर्ट हो गई, तो ये इनके बीच में बड़ा थिन सा रिलेशनशिप होता है, इंटरडिपेंडेंसी के बेस पे चलते होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी का, ठीक है ना। अब चलते हैं हम एच पार्ट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन द डिफरेंस बताओ, और फाइल सिस्टम कब कामयाब है डेटाबेस सिस्टम से। तो भैया पहले हम डिफरेंस कर लेते हैं डीबीएमएस और आरडीबीएमएस का, ठीक है जी। डीबीएमएस क्या है, कहता है ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो कि स्टोर करने का डेटा और ऑर्गेनाइज करने का डेटा आसान मेथड है, ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। आरडीबीएमएस बहुत कम यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, यूजर्स को आइडेंटिफाई करना, उनको डेटा और रिलेशन को असेस करवाना, और अनदर पीस ऑफ डेटा तैयार करना, ये डेटाबेस का काम, इसका आरडीबीएमएस का काम होता है। डीबीएमएस में क्या होता है कि कभी आप हायरार्किकल मॉडल भी यूज़ कर सकते हो, नेटवर्क भी यूज़ कर सकते हो, या रिलेशनल टेबुलर फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो। आरडीबीएमएस स्ट्रिक्टली टेबुलर फॉर्म पे काम करता है। ये कई तरीके का रिलेशनशिप प्रोवाइड कर सकता है, 1 to many, many to 1, many to many। ये सिर्फ कीज की फॉर्म में ही रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है, प्राइमरी और फॉरेन की के फॉर्म में। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इंप्लीमेंट करते हो तो डीबीएमएस इतना सपोर्ट नहीं करता है, आरडीबीएमएस अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है आपको। छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जिसमें डेटा रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है, उसके लिए बहुत अच्छा है डीबीएमएस। लेकिन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स के लिए आरडीबीएमएस बहुत अच्छा है। स्केलेबल का मतलब होता है कि बाद में आप इसका साइज बढ़ाते हो डीबीएमएस का, तो ये ज़्यादा कामयाब नहीं है, लेस स्केलेबल है। आरडीबीएमएस मोर स्केलेबल है। डीबीएमएस क्या होता है कि डाटा रिडंडेंसी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, ठीक है ना। तो ये आपके डीबीएमएस और आरडीबीएमएस का एक छोटा सा डिफरेंस था। अगेन फोकस ऑन 5 पॉइंट्स, ठीक है ना। जो आसान 5 पॉइंट लगे उनको याद कर लेना। फिर उसने पूछा था कि किन सिचुएशंस में फाइल सिस्टम अच्छा है डेटाबेस सिस्टम से। भाई अगर डेटा डीबीएमएस पढ़ने जाओ ना, तो पहला क्वेश्चन फाइल सिस्टम, दूसरा क्वेश्चन फाइल सिस्टम और डीबीएमएस का डिफरेंस, तीसरा क्वेश्चन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, रोल ऑफ डीबीए, कंपैरिजन बिटवीन 3 मॉडल्स एंड सो ऑन चलोगे। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए कि आप इसको इजी से आंसर कर देना चाहिए आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फाइल और डीबीएमएस वाले क्वेश्चंस आप आसानी से कर देने चाहिए। तो भैया कब आप फाइल बेस्ड को बेटर मानोगे डीबीएम डाटाबेस से। जनरली तो डेटाबेस ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, लेकिन फाइल बेस कहाँ कामयाब है, कहता है जब आपके डेटा की कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं है, 3-4 टेबल्स ही हैं, ज़्यादा कंपैरिजंस नहीं हो रहे हैं, तो भैया आप फाइल के फॉर्म में ही डाटा रख लो। डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम डेटा होता है, तब भी बहुत अच्छा है। अगर आपको स्पीड का कोई इशू है, डेटाबेस कई बार स्लो कर देगा आपको, लेकिन फ्लैट फाइल्स जो होती हैं वो फास्ट काम करती हैं। खर्चा भी ज़्यादा नहीं होता, फाइल्स को मैनेज करना, फाइल्स के लिए आपको बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो कॉस्ट ज़्यादा नहीं पड़ती इसकी। सिंपल भी होते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा एजुकेशन या प्रॉपरली आपको कोई कोर्स करना नहीं पड़ेगा इसके लिए। डेटाबेस के लिए तो आपको सीखने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर समझना पड़ेगा ना, कैसे काम करोगे कैसे नहीं। तो सिंप्लिसिटी का इशू होता है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, अब रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स इसका मतलब क्या है, आपके पास कंप्यूटर बहुत अच्छा नहीं है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स इतने अच्छे नहीं हैं, आपकी मेमोरी और सीपीयू की लिमिटेड कैपेसिटी है। ऐसे सिचुएशंस में आप फाइल बेस को यूज़ करना, डेटाबेस को यूज़ नहीं करना। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो तो ऐसे सिचुएशन में फाइल बेस सिस्टम
ज़्यादा बढ़िया है एज कंपेयर टू डेटाबेस सिस्टम। तो ये आपका फर्स्ट का एच पार्ट के क्वेश्चन का आंसर था। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पहला पार्ट उसने अगेन 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। अगेन डिफरेंस, बैकवर्ड रिकवरी क्या है, फॉरवर्ड रिकवरी क्या है, ये बताइए हमें। तो देखते हैं बैकवर्ड रिकवरी और फॉरवर्ड रिकवरी क्या होता है। एक यार आप काम अंडू करते हो। अंडू क्या किया, मैंने T1 ट्रांजैक्शन चलाई, ए का बैलेंस डेट किया $2000, इसमें से माइनस किया मैंने 200, ठीक है ना, 200 माइनस करके 1800 कर दिया। अब मैंने इसको वापस कर दिया, हटा दो यार, अंडू। ये बैकवर्ड रिकवरी होती है। किसी वजह से गलती होगी तो आप अंडू कर दो। फॉरवर्ड रिकवरी क्या है, रीडू। मैंने यार ए इक्वल टू 2000 किया था, ठीक है ना, ए माइनस 200 हो गया, यार ये सिस्टम क्रैश कर गया है। अच्छा ऐसे है, मैं दोबारा शुरू कर लेता हूँ, इस ट्रांजैक्शन को नए सिरे से शुरू कर लेता हूँ। तो ये फॉरवर्ड रिकवरी कहलाती है, रीडू। ये क्या करता है, अब वही एक्सप्लेनेशन आ गई कि रिस्टोर्स द डेटाबेस टू ए प्रीवियस कंसिस्टेंट स्टेट बाय अनडूइंग चेंजेस। जो भी चेंजेस मैंने की हैं इसको अंडू कर दूंगा। ये क्या करता है, अप्लाइज चेंजेस फ्रॉम ए स्पेसिफिक पॉइंट टू ब्रिंग द डेटाबेस टू ए कंसिस्टेंट स्टेट। यहां से दोबारा चेंजेस अप्लाई करता है ताकि मैं वापस कंसिस्टेंट स्टेट में ले आऊं। कंसिस्टेंट स्टेट वो स्टेट जहां पे आपका डेटाबेस बिल्कुल सही था, डेटाबेस की सारी वैल्यूज सही थी, कोई गड़बड़ नहीं हो रही थी। तो वो कंसिस्टेंट स्टेट आप एक अंडू करके और रीडू करके दोनों तरीकों से लेके आ सकते हो। मैं फिर भी समझा देता हूँ आपको। मान लो आपका एक पॉइंट था, ठीक है ना, जैसे आज 25 जून है, 25 जून को सारा डाटाबेस आपका चेक था प्रॉपरली, आपके सीनियर्स ने, आपके मैनेजर ने, आपके सीईओ ने, सबने चेक कर लिया था, डाटाबेस बिल्कुल सही था। आप पूरे दिन में कुछ काम करते रहे, काम करते करते जब शाम को पता चला कि कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, मेरा आंसर जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो मुझे वापस कंसिस्टेंट स्टेट पे जाना है। तो या तो मैं सारे रीडू कर दूं, अंडू कर दूं, ठीक है ना, और वापस रिस्टार्ट करूं, या रीडू कर दूं कि भाई यहाँ तक ठीक था, एक बार दोबारा चला के देख लेते हैं। तो ये रिकवरी के बारे में बता रहा है। बैकवर्ड रिकवरी का मेन पर्पस क्या होता है कि जो भी चेंजेस हुई हैं, गलत हुई हैं या इनकम्प्लीट हुई हैं, उसको हटा दो, रिवर्ट कर दो। इसका होता है कि रीअप्लाई कर दो, भाई कहीं गड़बड़ हुई है, कहीं मिस हो गई तो अच्छा है दोबारा चला दो। ये रोल बैक का काम करता है, ये रीअप्लाई का काम करता है। ये तब यूज़ करते हो जब आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो गई और आपको अंडू करना पड़ेगा। ये तब यूज़ करते हो जब आपका सिस्टम ही क्रैश कर गया, फेलियर टू रीडू कर सकते हो तब, जब रीडू फेलियर हो तब यूज़ कर सकते हो। इट इंश्योर्स डेटा कंसिस्टेंसी बाय रिमूविंग एरनियस चेंजेस। जो गलत चेंजेस हुई थी उसको हटा ही दो। ये कहता है कि डाटा कंसिस्टेंसी कैसे बनाऊंगा, जो आपकी ऑपरेशंस रह गए थे उसको कंप्लीट कर लो। ये आसान है, अंडू करना बहुत आसान होता है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। ट्रांजैक्शंस अबॉर्ट हो जाएं या डेडलॉक रेजोल्यूशन हो तब इसको यूज़ करना। ये तब यूज़ करना जब सिस्टम क्रैश कर जाए या मीडिया फेलियर हो जाए। मीडिया फेलियर मतलब आपके डिस्क क्रैश कर गई, तब केसेस में। एग्जाम्पल ऑपरेशंस क्या होते हैं, जो रो इंसर्ट करी थी उसको आपने डिलीट कर दिया तो ये रीडू है। आपने ओल्ड वैल्यूज को रिस्टोर कर दिया, अपडेट किया था उसको वापस रिस्टोर कर दिया, तो ये आपका रीडू है। अंडू कब है, जब आपने जो डिलीट रो की थी उसको री इंसर्ट कर रहे हो। जो मैंने रो डिलीट की थी उसको दोबारा इंसर्ट कर देता हूँ, या जो अपडेट किए थे उसको दोबारा अप्लाई कर देता हूँ, तो वो फॉरवर्ड रिकवरी कहलाएगी। तो ये था आपका बैकवर्ड रिकवरी और फॉरवर्ड रिकवरी के 7 to 8 पॉइंट्स। कितने हैं, 3 6, हाँ 8 पॉइंट्स हैं। अगेन 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 5 to 6 पॉइंट्स लिख देते, मोर देन इनफ था। अब चलते हैं 2B पार्ट की। डिफाइन अ व्यू इन सीक्वल। व्यू क्या होता है, इसका डिफरेंस क्या है और इसका सिंटेक्स क्या है। तो देखो व्यू क्या होता है, मान लीजिए मैंने एक डेटाबेस में टेबल बनाया हुआ है, डेटाबेस में हमने एक टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल में स्टूडेंट का डेटा रखा गया है। तो इसमें स्टूडेंट का डेटा रखा गया है जिसमें उसका रोल नंबर, उसका नाम, उसकी फीस कितनी है, बुक कौन सी उसने इशू कराई हुई है, कौन से कोर्स में पढ़ रहा है और उसका रिजल्ट क्या है। जैसे हमने एक टेबल बनाया जिसके अंदर ये सारा कुछ रखा हुआ है। अब इस डेटा को आपका लाइब्रेरियन भी चेक करना चाहता है, लेकिन लाइब्रेरियन को क्या डेटा चाहिए, उसको स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए, नेम चाहिए और कौन सी बुक इशू करी है ये चाहिए, और कुछ तो नहीं चाहिए ना उसको, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, जो ओरिजिनल टेबल है उसी ओरिजिनल टेबल में से कुछ लिमिटेड कॉलम्स को ही निकाल के एक वर्चुअल टेबल तैयार कर दूंगा। वर्चुअल टेबल जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना, इसी को मैं व्यू बोलता हूं, ठीक है ना। ये व्यू कहीं से कोई मेमोरी नहीं ले रहा, कोई नई टेबल नहीं बना रहा, एक्चुअली ये इसी का ही शॉर्टेंड व्यू है। फॉर एग्जांपल यार जैसे एक रूम है, एक रूम में जब आप अंदर घुसोगे दरवाजे से तो आपको पूरा फुल व्यू दिखेगा, लेकिन आप मान लो उसी रूम
को बाहर से किसी खिड़की से देख रहे हो तो खिड़की से आपका लिमिटेड व्यू रह जाएगा। अगर ये खिड़की है आपकी और इस खिड़की से आप इस रूम को चेक कर रहे हो तो या आप इतना सा एरिया देख पाओगे ना, मान लो मैक्सिमम इतना एरिया चेक कर पाए, आप ये चीज़ तो नहीं देख पाओगे ना, तो आप पूरा रूम का व्यू नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आप रूम के अंदर ही बैठे हो तब आप घूम के किसी भी तरीके से हर एक एंगल को व्यू कर सकते हो। ये आपका व्यू है। अगर आप खिड़की से देख रहे हो, रूम के अंदर से देख रहे हो, तो ये आपका टेबल है। सीधी सी बात ये है, व्यू एक्चुअल टेबल है, ठीक है ना। तो यही टेबल और व्यू होते हैं। व्यू क्या है? वर्चुअल टेबल है। अब वर्चुअल टेबल का मतलब क्या है? डेटाबेस के अंदर टेबल नहीं बनेगा, कोई टेबल नहीं बनेगा, जो पुराना टेबल है उसी पे किया जाएगा। व्यू एक वर्चुअल टेबल है जो कि सिलेक्ट क्वेरी से ही बनाया जाएगा। जो आपका ऑथर होता है या जो आपका बंदा मेन है जिसके पास उस टेबल का कंट्रोल है, वो आपके लिए एक व्यू तैयार करके देता है। ये खुद कोई डाटा नहीं रखेंगे। मेन डेटा इनका ओरिजिनल डाटा कहां से उठाएगा? ये मेन टेबल में से ही उठाएगा, मेन टेबल से ही डेटा उठाएगा आपका व्यू। इसका खुद का कोई डेटा नहीं है। व्यू क्या कब कब यूज करते हो? कहता जब आपकी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हो तब केसेस में, आप कुछ डेटा सिक्योर करना चाहते हो, जैसे लाइब्रेरियन को फीस वाला कॉलम नहीं दिखाना चाहते, ऐसे केसेस में, और एक कंसिस्टेंट इंटरफेस देने के लिए, कंसिस्टेंट मतलब भाई जो तेरे को चाहिए मैं वही दिखाऊंगा, तब इन केसेस में आप व्यू का इस्तेमाल करते हो। तो ये व्यू का छोटा सा डेफिनेशन है। अब व्यू और टेबल का डिफरेंस। तो टेबल क्या है? डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर डेटा रोज और कॉलम्स के फॉर्म में रखा जाएगा। व्यू भैया वर्चुअल टेबल है जो सिलेक्ट क्वेरी से बनेगा। टेबल फिजिकली डेटा स्टोर करेगा, एक्चुअल में डेटाबेस में जो स्पेस ले रहा है वो टेबल ले रहा है। व्यू फिजिकली डेटा नहीं रखेगा, ये पिछले टेबल में से ही डाटा को दिखाया जाएगा। टेबल पे आप सीधा इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा कि आपको क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, क्या क्या असेस दिए गए हैं आपको। जब वो व्यू बनाया गया तो उसके बेस पर डिसाइड किया जाएगा। टेबल क्योंकि सीधा डाटा पे काम करते हैं तो ये थोड़े फास्ट होते हैं। व्यूज इतने फास्ट नहीं होते, परफॉर्मेंस ओवरहेड होता है। टेबल परसिस्टेंट डेटा रखेंगे स्टोर करके, व्यूज तब कामयाब होंगे जब आप कम्प्लेक्स क्वेरीज के साथ डील कर रहे हो। तो व्यू क्या है, टेबल और व्यू का डिफरेंस क्या है। एंड अब हम चलते हैं कि भैया व्यू बनाने के लिए क्या यूज़ करते हो, कैसे बनाते हो। तो भैया व्यू बनाने के लिए जैसे आप क्रिएट क्वेरी बनाते थे ना, क्रिएट टेबल, लाइक क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कुछ इसी तरीके से काम करोगे। क्रिएट व्यू, व्यू नेम एज, फिर आप अपनी सिलेक्ट क्वेरी लिखोगे जो आपने लिखनी है। तो इस तरीके से आपका सिंटेक्स होगा। अब जैसे कि मैंने क्या किया, मेरे पास मान लो एक टेबल बना पड़ा था जिसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, आईडी, डिपार्टमेंट, ठीक है ना, ये कॉलम पड़ा हुआ था। अब इस टेबल के अंदर मान लीजिए मार्केटिंग वाले बंदे भी पड़े हुए हैं, सेल्स वाले बंदे भी पड़े हुए हैं और प्रोडक्शन वाले बंदे भी पड़े हुए हैं। मैंने मार्केटिंग वालों के लिए क्या किया, जो मार्केटिंग वाला डेटा था ना, उस मार्केटिंग वाले डेटा के लिए अलग व्यू क्रिएट करना है। तो मैंने क्या किया, आई एम क्रिएटिंग अ व्यू। व्यू का नाम क्या है, मार्केटिंग एम्प्लॉइज, क्योंकि मैं मार्केटिंग वाले बंदों के लिए व्यू तैयार कर रहा हूँ। इन व्यू में क्या दिखाना है, कहता है कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी दिखा दो उन बंदों की जो मार्केटिंग में काम करते हैं। तो मार्केटिंग वाले बंदे सिर्फ मार्केटिंग वाले बंदों की ही सैलरीज और अदर डिटेल्स देख सकेंगे, सेल्स वालों की या प्रोडक्शन वालों के कोई डाटा वो नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। तो उसका डिपार्टमेंट आईडी क्या था, मान लीजिए इसका डिपार्टमेंट आईडी 3 था, उसके बेस पे आपने क्वेरी लिख दी। इस क्वेरी से डेटा फेच कैसे करोगे, जैसे भैया सिलेक्ट क्वेरी तुम लगाते हो टेबल में वैसे ही लगाओगे, लेकिन वो व्यू पे लगाओगे जो आपने अभी व्यू बनाया है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने व्यू बनाया था मार्केटिंग एम्प्लॉइज का, तो उसी पे आप ये सिलेक्ट क्वेरी इंप्लीमेंट करोगे। तो इसी के साथ हमारा व्यू वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, 10 मार्क्स का था भैया। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी क्या है उसको एक्सप्लेन करो। नीचे मैंने प्रेसिडेंस ग्राफ दिया है, चेक करो कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन है, 2 का सी पार्ट है, देखते हैं। तो भैया पहले मैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो होता क्या है, जब भी कंकरेंसी की बात आ जाए, कंकरेंसी का मतलब क्या है, T1 ट्रांजैक्शन है एक, T2 ट्रांजैक्शन है एक और T3 ट्रांजैक्शन है, तीनों एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हो रही हैं, कॉन्करेंटली तीनों ट्रांजैक्शन चल रही हैं, तो इसको हम कॉन्करेंसी बोलते हैं। अब ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, मान लीजिए आपका एक ए रिसोर्स है जिसकी वैल्यू $2000 है और ये तीनों इस पे कुछ ना कुछ काम करेंगे। ऐसे सिचुएशन में इनकंसिस्टेंसी हो सकता है, डर्टी रीड का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन कॉन्करेंट ट्रांजैक्शंस को चलाने के लिए आपको इनको कंट्रोल करना जरूरी है।
कॉन्करेंसी कंट्रोल थ्योरी में से ही एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का कंसेप्ट आता है, जो करेक्टनेस ऑफ कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन, कि जब ये ट्रांजैक्शन चले ये एकदम सही रिजल्ट दें, उसके ध्यान रखता है। स्केड्यूल क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, कि भैया पहले क्या चलाऊं, T1 चलाऊं, T2 चलाऊं, T3 चलाऊं, T2 के या T1 के बाद T2 को टर्न दूं या T3 को टर्न दूं। तो सीक्वेंस डिसाइड करता है स्केड्यूल। A sequence of operations or transactions is said to be conflict serializable if it can be transformed into a serial schedule where transactions are executed one after the other without overlapping। जैसे अब ये 3 ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली चल रही हैं, पहले T1 कंप्लीट कर ले, फिर T3 कंप्लीट कर ले, फिर T2 कंप्लीट कर ले। अगर आप इस फॉर्म में ले आए तो इसको कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कहते हैं, कि इसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, आपकी ट्रांजैक्शंस अच्छे से चलती रहेंगी। अब 2 ऑपरेशंस कॉन्फ्लिक्ट कब क्रिएट करेंगे? दे बिलोंग टू डिफरेंट ट्रांजैक्शंस। T1 ट्रांजैक्शन का ऑपरेशन अलग है, T2 ट्रांजैक्शन का ऑपरेशन अलग है। सेम डेटा आइटम ए रिसोर्स को यूज कर रहे हैं और इनमें से कोई एक राइट कर रहा है, तब आपका कन्फ्लिक्ट होता है। मान लीजिए T1 ए पे राइट कर रहा है, T2 इस पे रीड या राइट कर रहा है, तो ऐसे में कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो जाएगा, तो उसका आपको ध्यान रखना होगा। अब उसने बोला था भाई ये डायग्राम है मेरा, इस डायग्राम को देख के बताओ कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं पांचों, ये कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं क्रिएट कर रही। तो उसने दिया था आपको प्रेसिडेंस ग्राफ। तो प्रेसिडेंस ग्राफ क्या होता है ये देख लेते हैं। इन DBMS ए प्रेसिडेंस ग्राफ इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। इस ग्राफ की मदद से ही हम चेक करते हैं कि भाई कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी हो रही है कि नहीं हो रही है, जो कि एक स्केड्यूल की प्रॉपर्टी होती है। ये मेक श्योर करती है कि ट्रांजैक्शंस आपकी स्केड्यूल में चल रही हैं, सीरियल ऑर्डर में चल रही हैं, कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा। प्रेसिडेंस ग्राफ एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है, मतलब एरोज दिए होते हैं, जैसे T1 और T2 के बीच में जो एज होगा ना वो डायरेक्टेड होगा। तो ये डायरेक्टेड ग्राफ होता है प्रेसिडेंस ग्राफ, जो कि ट्रांजैक्शंस की डिपेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करता है कि T1 डिपेंडेंट है T2 पे, T2 डिपेंडेंट है T3 पे, समथिंग लाइक दैट। तो ये एक छोटा सा डेफिनेशन हो गया। अब इस ग्राफ को चेक करें कि भैया ये है कि नहीं है। सीधी बात ये है, आपने ये देख लेना है कि अगर मैं T1 से चल के कोई भी ऐसा रूट बना लूँ कि मैं वापस T1 पे आ सकूँ, तो ये साइकिल बना देगा। अगर आपके ग्राफ में साइकिल है तो ये आपका ग्राफ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा। दैट इज आपको ये मेक श्योर करना है कि कहीं से कोई साइकिल ना बनता हो। साइकिल मतलब कोई बंद बॉक्स ना बनता हो, स्टार्ट और एंड सेम ना होता हो, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो देखते हैं जरा, अगर मैं T1 को उठाऊं तो T1 से कहाँ कहाँ रास्ता जा रहा है? एक T3 की तरफ और एक T2 की तरफ। T1 से 2 रास्ते जा रहे हैं और एक ये जा रहा है। पहले हम एक रास्ते को उठाते हैं, तो मान लो T1 से मैं गया T3 पे। T3 से कहाँ जा रहा है रास्ता? सिर्फ एक रास्ता जा रहा है T5 पे। तो T1 से T5 पे गया, लेकिन साइकिल तो नहीं बना ना, वापस नहीं आ पाया। ओके, अब दूसरा रूट देखते हैं। T1 से कहाँ जा रहा हूँ? T4 पे। T4 से कहाँ जा रहा हूँ? T5 पे। अगेन आगे कोई रास्ता नहीं है, ये भी ठीक है। T2 से मैं T3 पे जाता हूँ, अगेन आगे रास्ता नहीं है। और T2 से मैं T4 पे जाता हूँ, तब भी अगेन रास्ता नहीं है। तो T1 से तो भैया कोई साइकिल नहीं बना, हमने चेक कर लिया। फिर अब T2 को उठाते हैं, यहाँ से तो नहीं बन रहा। T2 से कहाँ कहाँ रास्ता जा रहा है? सिर्फ एक रास्ता ही जा रहा है, 2 मिनट। T2 से कहाँ कहाँ रास्ता जा रहा है? सिर्फ एक ही रास्ता जा रहा है T4 की तरफ। तो T2 से T4 और T4 से भी एक ही रास्ता जा रहा है T5, इसके आगे कहीं नहीं जा रहा, ये भी कोई साइकिल नहीं बना रहा। लेट्स पिक अनदर वन, T3। T3 से एक ही रास्ता जा रहा है T5 पे, तो ये भी कोई साइकिल नहीं बना रहा। T4 कहाँ जा रहा है? T5 पे, ये भी कोई साइकिल नहीं बना रहा है। T5 से कोई साइकिल नहीं है, तो ये भी नहीं बना रहा है। क्योंकि इस ग्राफ में कोई साइकिल नहीं है, तो स्केड्यूल आपका कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। अब कई बार क्या होता है, वो आपको बोल दें कि कौन सी ट्रांजैक्शंस आप पहले चलाओगे, कौन सी बाद में चलाओगे। तो हम क्या करते हैं, सबकी इन डिग्री काउंट कर लेते हैं। T1 की इन डिग्री काउंट कर लेते हैं। इन डिग्री क्या होता है कि T1 की तरफ कितनी एजेस आ रही हैं, वो इसकी इन डिग्री कहलाती है। तो T1 की तरफ कोई इन डिग्री नहीं आ रही है, T1 की तरफ कोई लाइन नहीं आ रही है, T1 से लाइनें जा रही हैं बस। तो T1 का इन डिग्री हो गया 0। T2 का देख लें, T2 का इन डिग्री है 1, T3 का इन डिग्री है 2, T4 का इन डिग्री है 1 और T5 का इन डिग्री है 0। तो आप क्या करो, लीस्ट इन डिग्री वाला पहले चलाओ। मान लीजिए पहले T5 कंप्लीट हो जाता है, फिर T1 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब 1 वाला चलाओ। T2 आपका चल जाएगा, नहीं चलेगा क्योंकि T2 अभी T3 पे डिपेंडेंट है कि T3 जब खत्म होगा तब T2 की टर्न आएगी। लेकिन T4 अब डिपेंडेंट नहीं रहा क्योंकि T5 काम खत्म कर चुका है, तो T4 भी काम खत्म कर लेगा। फिर आप T2 को चला सकते हो क्योंकि T2 T4 पे डिपेंडेंट था, तो T2 भी चल जाएगा और फिर T3 चल जाएगा। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा, पहले आपका T1 चले,
फिर आपका T5 चले, फिर आपका T4 चले, फिर आपका T2 चले और फिर आपका T3 चले। ये सीक्वेंस चलेगा और आपकी सारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी। कोई ट्रांजैक्शन किसी के लिए कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करेगा। तो ये आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का एक एग्जांपल है। साइकिल भी चेक कर सकते हो, और अगर वो बोले कि सीक्वेंस क्या होगा कि भी कौन सी ट्रांजैक्शन पहले चलनी चाहिए कौन सी बाद में, तो आप इन डिग्री कैलकुलेट करके डिसीजन ले सकते हो। तो इसी के साथ मेरा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ लग गया होगा। जल्द ही मैं नेक्स्ट पार्ट में रिमेनिंग क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दूंगा। आज की वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चीयर्स।